Now in previous video we have learned what वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, मतलब एक ही लाइन में चलते हुए दो ऑब्जेक्ट टकराने के बाद एक दूसरे से दूर फेंका गए थे। तो उसमें हमने क्या फाइंड किया था? यस, कि क्या प्रूव किया था आपने? द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ रिसीडिंग। नाउ वी सी वन डायमेंशनल इन इलास्टिक कोलिजन। तो जैसे ही इन इलास्टिक वर्ड हमने कोलिजन में लगा देखा तो इसकी डेफिनेशन हमारे दिमाग में क्या आती है कि इसमें लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, बदल जाती है ना। तो यही आपका इस टॉपिक में क्वेश्चन भी है कि हमको ये प्रूफ करके बताना है कि इन इलास्टिक कोलिजन में देयर इज़ लॉस इन एनर्जी, एनर्जी का ऑलवेज लॉस होता है ना, और एनर्जी लॉस का डेरिवेशन भी फाइंड करना है। तो देखो एनर्जी में या किसी भी चीज़ में लॉस बताने के लिए, है ना, बिगनिंग की कोई भी चीज़ अगर आफ्टर की चीज़ से ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि मैंने अभी आपको दिया, आपके पास 100 रुपीज़ थे, शाम को 80 रुपीज़ बच रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली 20 रुपीज़ का लॉस हो रहा है आपको, है ना। और तो एनर्जी में भी यही है, बिगिनिंग की एनर्जी अगर ज़्यादा है फाइनल एनर्जी से तो इसका मतलब हमको एनर्जी का लॉस हुआ है। तो हम भी क्या करें इसमें कि बिफोर कोलिजन की एनर्जी आफ्टर कोलिजन की एनर्जी से अगर ग्रेटर बता दें तो ये प्रूफ हो जाएगा कि एनर्जी का लॉस हुआ है इस वाली एक्शन में या रिएक्शन में। क्लियर? और लॉस कितना हुआ है तो इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको लॉस ऑफ एनर्जी पता चल जाएगा, है ना। तो कैसा कोलिजन है ये? वन डायमेंशनल। तो दो ऑब्जेक्ट हैं आपके पास ए एंड बी जो एक ही लाइन में और एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, है ना। इसका मास m1 है, इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसका मास है m2, इनिशियल वेलोसिटी है u2। और ये कैसी हैं कि u1 को बड़ा होना चाहिए u2 से। अगर ये कंडीशन नहीं, पीछे वाला तेज नहीं चलेगा तो इनमें कोलिजन संभव नहीं होगा, इसलिए ये नेसेसरी कंडीशन ये है। क्या? यस, बिफोर स्ट्राइक और बिफोर कोलिजन भी लिख सकते हो आप। अब इन दोनों में कोलिजन हुआ, ये आपस में टकराए, तो मैंने आपसे बताया था कौन सा कोलिजन है ये, तो दोनों ऑब्जेक्ट आपस में चिपक जाएंगे। तो ये तो इनइलास्टिक कोलिजन में ऑब्जेक्ट आपस में स्टिक हो जाते हैं, हाँ। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये आपस में स्टिक हुए तो अब इनकी दो डिफरेंट वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकती, ये एक कॉमन वेलोसिटी v से ही चल पाएंगे। क्या दो लोग आपस में जुड़ के एक 60 की रफ्तार और एक 70 की रफ्तार से चल सकता है ना। जैसे आप ही चलते हो, दो मित्र साथ में, तो साइकिल की रफ्तार एक जैसी रखनी पड़ती होगी, तभी एक दूसरे से बात करते हुए आप जा सकते हो, है ना। एक तेज चलाएगा और एक मद्दा चलेगा तो कैसे संभव है? तो ये दोनों बिकॉज स्टिक हो गए हैं, इसलिए आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी बिल्कुल एक जैसी होगी। इसको कॉमन वेलोसिटी भी बोल देते हैं। दो चीज़ें आपस में भिड़ी और भिड़ के साथ में लुढ़कने लगी का मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम है, नहीं तो चिपकती ही कैसे, राइट ना। और अब जो है आपस में स्टिक हो गए हैं तो इनका टोटल मास भी क्या हो जाएगा, m1 + m2 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये 15 kg का था, ये 10 kg का था, चिपक गए आपस में तो 25 kg के हो जाएंगे कि नहीं। हाँ, ये है कंडीशन आफ्टर कोलिजन के। राइट, क्लियर है। तो इस तरीके से ये चल रहा है। तो क्या देखा आपने फिगर में, क्या बनाया हमने? लेट वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स A and B of mass m1 and m2 moving along the same line and same direction with initial velocity u1 and u2 respectively,
दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड स्टिक टुगेदर, आपस में टकराते हैं और क्या हो जाते हैं, ये चिपक जाते हैं। लेट देयर कॉमन वेलोसिटी बी v एंड देयर इफेक्टिव मास, और जो मास बिकम क्या हो जाएगा इनका, m1 प्लस m2। क्लियर? तो अब देखो कैसा है ये, बिकॉज इतना लिखने के बाद जो मैंने बोला अभी उस वो लिखने के बाद, बिकॉज द कोलिजन इज कंप्लीटली, कैसा कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन, दस तो इन इलास्टिक कोलिजन है तो देयर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, देयर लीनियर मोमेंटम remains conserved। इसका मतलब क्या हुआ भाई, हाँ, टोटल मोमेंटम ऑफ ए m1u1 बिफोर कॉलिजन, तो दैट इज टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन ये इक्वल होगा किसके, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन होगा। अच्छा एक चीज़ इसमें और बताइए, है ना, अगर ये जो बाद मैंने बोला आपसे कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए, इसकी कम होना चाहिए, अगर इसकी वेलोसिटी 0 हो तो बाद वाले की तो स्ट्राइकिंग नहीं होगी, सामने वाला रुका खड़ा है, पीछे वाला आके मार देगा टक्कर तो भी हो जाएगी टक्कर, तो मतलब ऐसा अज्यूम किया जा सकता है कि वेलोसिटी ऑफ b जो है वो कितनी है, 0 है। u2 को हम 0 भी अज्यूम कर सकते हैं। क्लियर? तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, यस, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो आफ्टर कॉलिजन तो दो ऑब्जेक्ट हैं ही नहीं, ये चिपक के एक ही बन गए हैं, है ना, तो इसका मास टोटल क्या आएगा अब आपका, एंड वेलोसिटी v ओनली, ये रहेगा। कोई डाउट है क्या? चलिए v की वैल्यू फाइंड कर लीजिए यहाँ से, वेलोसिटी v और करके, और v की वैल्यू क्या मिलेगी, इसका साइड चेंज, तो m1u1 प्लस m2u2 बाय m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला है इनकी कॉमन वेलोसिटी का। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ कॉमन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई पूछे तो ये निकालना ही पड़ता है, क्वेश्चन में मैंने नहीं बोला, ये निकालना ही पड़ेगा, कोई पूछेगा तो भी, नहीं पूछेगा तो भी। तो आप देख रहे होंगे कॉमन वेलोसिटी का फॉर्मूला थोड़ा बड़ा सा है, इसके आगे अगर हम इससे कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, है ना। तो अभी जो मैं आपसे एक कंडीशन की बात कर रहा था कि अगर हम ऑब्जेक्ट बी को एट रेस्ट ले लें तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या कॉलिजन में? नहीं पड़ेगा, मतलब हम अज्यूम कर सकते हैं। फ़ायदा ये मिलेगा कि u2 चले जाने से ये फार्मूला थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो आपको कैलकुलेशन आसान पड़ेंगे। हाँ, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ऑब्जेक्ट बी एट रेस्ट, हाँ, इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट बी जो है वो रेस्ट पर है। देन व्हाट भाई, देन इसकी वेलोसिटी u2 क्या होगी, 0 होगी। u2 की वैल्यू 0 अगर हम इक्वेशन 1 में रखें तो बाय इक्वेशन 1 क्या मिलेगा आपको, यस, v इज इक्वल टू आ जाएगा कितना,
U2 की जगह 0, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड दे रहा हूँ भाई, कोई डाउट है ना? तो इसको भी लिख सकते हैं, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ कॉमन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर रेस्ट में था तो, और रेस्ट में नहीं था तो ये है कॉमन वेलोसिटी का, है ना? हम इसको आगे यूज़ करने वाले हैं, ठीक। नाउ तो हाँ, अब इसमें इसकी काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व होती ही नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें काइनेटिक एनर्जी में नहीं लगेगा कि टोटल एनर्जी बिफोर कॉलिजन इक्वल आफ्टर कॉलिजन, ये नहीं लगा सकते आप। ये लगा सकते थे तो ये मैंने लगा लिया। नाउ वी आर गोइंग टू काउंट टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन। तो लेट कर ले रहा हूँ मैं यहाँ से, लेट टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन बी K1 से शो कर दे रहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी 1 बिफोर कॉलिजन, है ना। देन क्या आएगी वैल्यू भाई K1 की? हाँ, टोटल एनर्जी बिफोर कॉलिजन इसकी कितनी? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये आएगी, राइट। ये बताओ b को आपने काय में ले लिया है, तो u2 की वैल्यू अगर 0 है तो K1 कितना आएगा? y u2 इज 0। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे रहा हूँ। तो देखो हर जगह थोड़ा सा आसानी होने लगी ना, नहीं तो इतने बड़े कैलकुलेशन में हमको देखना पड़ता है, काफ़ी मुश्किल जाती है आगे चल के, है ना। अगेन लेट टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन बी K2। कॉलिजन के आफ्टर यहाँ चले जाना चाहिए आपको, है ना। इसको देखो, इसकी एनर्जी हमने K2 लेट कर ली है। देन K2 की वैल्यू कितनी होगी? तो यस, हाफ m की जगह पर इनटू ये आएगा। क्लियर? आपके पास v की वैल्यू है, रेस्ट वाली v की वैल्यू लोगे क्योंकि आपने पूरे डेरिवेशन में ऑब्जेक्ट b को एट रेस्ट अज्यूम कर लिया है। तो अब हमारा आगे का पूरा जो भी काम करोगे वो u2 बराबर 0 के लिए होगा, राइट। v की वैल्यू इसमें पुट करना है, तो थोड़ा सा फिगर इगर बनाओ भाई, जगह बनाए, जगह ही नहीं है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड से जो v की वैल्यू है वो हम इसमें पुट करेंगे भाई। तो क्या मिलेगा? K2 1/2 m1 प्लस m2 ये है। v की वैल्यू ये रखो, तो v स्क्वायर है ध्यान से, तो इसमें भी स्क्वायर, तो क्या मिलेगा? m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर मिलेगा। यस, तो यहाँ आप देखें m1 प्लस m2 से एक m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा। क्या मिला? K2 कितना आ गया? तो 1/2 m1 स्क्वायर इंटू u1 स्क्वायर बाय m1 प्लस m2। ये हमको एनर्जी मिल गई आफ्टर कॉलिजन। इक्वेशन नंबर 4 दे के हमने इसको छोड़ दिया ये, ठीक। अब हमको ये पता करना है कि ये बताना है कि K1 ज़्यादा है K2 कम है, तब ना लॉस बता पाओगे आप। कैसे बताओगे लॉस? अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि लॉस बताना है तो बिफोर कॉलिजन की एनर्जी बिगर बतानी पड़ेगी, किससे? आफ्टर कॉलिजन से, तभी लॉस प्रूफ होगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, K1 में K2 का डिवाइड कर रहा हूँ बाय इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 मतलब K1 ऊपर आ जाएगा अपॉन K2 नीचे आ जाएगा। हाँ, इसमें इसका डिवाइड करना है, लिख लो एक बार। K1 की वैल्यू हाफ m1 u1 स्क्वायर बाय हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2।
तो हाफ से हाफ, u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर, एक m1 से एक m1 भी, ये बचा भाई। तो ये पलट के कहाँ जाएगा? अपसाइड। तो k1 बाय k2 हमको मिल रहा है m1 प्लस m2 बाय m1। इस इक्वेशन को देखिए भाई, नंबर 5। आप ये बताओ m1 प्लस m2 बड़ा है कि m1? हाँ, तो हम बोलेंगे क्या? बिकॉज m1 प्लस m2 100% ग्रेटर होगा m1 से। दो ऑब्जेक्ट का टोटल मास जो होगा अकेले से तो बड़ा होगा ही होगा। 10 वैल्यू रिटर्न करो, m1 प्लस m2 की वैल्यू k1 ग्रेटर m1 की वैल्यू, तो k1 ग्रेटर है किससे? 10 वॉट? 10 देयर इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये आपने प्रूफ कर दिया भाई कि इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस होता है। क्लियर? अब एनर्जी लॉस हमको फाइंड भी करना है। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी लॉस साइड हेडिंग डाल के ये करेंगे हम। ठीक है, तो लेट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बी डेल्टा ई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा ई इज इक्वल टू एनर्जी में लॉस। कैसे निकालोगे भाई? यही प्लान ही था आपका। लॉस कैसे निकलेगा? बिगिनिंग स्टार्टिंग एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, ये कर दीजिए बस हो गया। तो डेल्टा ई की वैल्यू हो जाएगी, रखिए वैल्यू भाई। k1 की वैल्यू आपके पास है हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस k2 की वैल्यू भी हमारे पास है, ये है कितनी? हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बाय m1 प्लस m2। है ना? क्या कॉमन दोनों से? हाफ और m1 और u1 स्क्वायर दोनों से कॉमन निकल आएगा। यहाँ क्या बचेगा भाई? नथिंग मीन्स 1 माइनस यहाँ एक m1 बचेगा अभी और अपॉन में m1 प्लस m2 बच जाएगा। कोई डाउट है? एलसीएम लेके सॉल्व करो। तो हाफ m1 इंटू एलसीएम, इसका मल्टीप्लाई इसमें m1 टू m1, तो डेल्टा ई की वैल्यू मिल रही है आपको हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2। सारे m एक साथ लिख लो और इनटू में ये बचा है क्या? u1 का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी लॉस इन इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशनल। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है कहीं?